हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं भाई आप लोग? जल्दी से कमेंट कर दिए एक बार। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? सब कुछ बेहतर और क्लियर है तो शुरुआत करें क्लास की। देखिए, हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में बजट की। आपको याद होगा बजट का पार्ट 1 और पार्ट 2, लेकिन बजट के साथ साथ मैंने कहा था टैक्सेशन का पढ़ना जरूरी है ना भाई? देखो, टैक्सेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि मैंने बताया कि बजट की जो मेजर, जो मोस्ट ऑफ द इनकम है, जो सोर्स ऑफ इनकम बजट के लिए सबसे बड़ा है, वो कौन सा है? वो टैक्सेशन ही है। और उस समय मैंने कहा था टैक्स दो है, डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी है। और उसी के अंदर आपको पढ़ना है जीएसटी के बारे में। आज के समय सबसे इंपॉर्टेंट है जीएसटी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग हर एक एग्जाम में आपका जीएसटी से रिलेटेड सवाल आता ही आता है, चाहे वो कुछ भी सवाल पूछा जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टैक्स जहां पर जीएसटी होगा। तो चलिए एक बार सभी कमेंट कर दे, सब कुछ बेहतर है, परफेक्ट है, यस थैंक यू। चलिए भाई, कोई डाउट, कोई क्वेरी हो पूछना, बाकी सब कुछ बढ़िया है। सर नमस्कार, राम राम भाई सभी को। चलिए, वालेकुम अस्सलाम। हम बात कर रहे हैं आगे की, और हम बात कर रहे हैं आज टैक्सेशन को। मैं एक ही बात कहूंगा, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिए, समझिए, क्योंकि मैं एक ही बात कहता हूं, पेशेंस रखेंगे ना, सीखने का प्रयास करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को और बेहतर सीखने को मिलेगा। चलिए हम देखते हैं टैक्स क्या होता है। देखो, पहले मेरी बात समझो टैक्स के मामले में। देखिए, सबसे पहले एक बात याद रखिए कि हमारे संविधान में टैक्स के बारे में बहुत सारी बातें की गई, क्योंकि हम जानते हैं कि टैक्स जो होता है वो हमारी सरकार लगाती है। लेकिन हमारी सरकार जो है ना, देखो, दो है मुख्य तौर पर, एक केंद्र की और एक राज्य की। लेकिन एक और सरकार हमारे पास होती है, आपने सुना होगा, हमारी जो नगर निगम है, नगर पालिका, यानी हमारा शहर, हमारे शहर की व्यवस्था को चलाने के लिए, हमारे गांव की व्यवस्था को चलाने के लिए हमारी ग्राम पंचायतें होती है, वो सरकारें भी होती हैं। वो भी कोई टैक्स लगा सकती हैं, वो भी अपने खर्चे पूरे करती हैं कहीं से। तो हमारे देश में मुख्य तौर पर तीन हो गए ओवरऑल जिनको अधिकार है टैक्स लगाने का। और ये बात हमारे आर्टिकल 265 265 में लिखी है कि अथॉरिटीज के अलावा, जिनको डिफाइन किया गया अथॉरिटीज का, उनके अलावा और कोई टैक्स नहीं लगा सकता। और वो कौन कौन है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल स्थानीय सरकार। अब ये जो भी टैक्स लगाएंगे, चाहे वो इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, या कोई सा भी हो, एक तो हमें ये क्लासिफाई करने को कई बार मिल जाता है एग्जाम में कि इनमें से कौन सा केंद्र सरकार का टैक्स है, इनमें से कौन सा राज्य सरकार का, ऐसा करने को मिलेगा। जैसे आपको मिल जाएगा, मान लो जीएसटी, ये किसका टैक्स है, या एक होता है लैंड रेवेन्यू पर टैक्स, वो किसका है, या इनकम टैक्स किसका है, या एक ऐसे मिलता है कि कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट है। मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से और इसको लिखिएगा भी। सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं इंडियन टैक्स सिस्टम को लेकर। इंडियन टैक्स सिस्टम क्या कहता है ये? देखो, जो हमारे पास इंडियन टैक्स सिस्टम है, अगर मैं कहूं आपसे पहले कि इसके बारे में जो प्रोविजन है कि कोई अथॉरिटी टैक्स लगा सकती है, तो क्या कहा मैंने लिखा? तो मैंने कहा आर्टिकल 265। ये तो पता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल, उसमें 265 आर्टिकल क्या कहता है? तो ये कहता है कि जो अथॉरिटीज हैं, जो अधिकार हैं, वो टैक्स लगा सकती है, उनके अलावा कोई टैक्स नहीं लगा सकता। इसको दो तरीके से बोल दो कि अथॉरिटीज के अलावा कोई नहीं लगा सकता, या ये कहो अथॉरिटीज कैन इम्पोज्ड टैक्सेस, यानी जो अथॉरिटीज, जो प्राधिकरण है हमारे पास, जो अथॉरिटीज जिनको अधिकार दिए गए, प्राधिकरण के द्वारा टैक्स यानी कि कर लगाया जा सकता है, सिर्फ इन्हीं के द्वारा। ठीक है, अब आप कहेंगे कौन है वो अथॉरिटीज, कौन है वो प्राधिकरण जो टैक्स लगा सकते हैं? तो देखो, मैंने क्या कहा, मैंने आपसे कहा या तो कोई टैक्स कौन लगाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, हिंदी में क्या कहोगे? केंद्र सरकार। कोई सा टैक्स लगाएगी हमारी इंडिया की सरकार। अच्छा, या फिर हमारा कोई टैक्स होगा जो लगाएगी स्टेट गवर्नमेंट, राज्य की सरकार, या फिर हमारा कोई टैक्स होगा जो लगाएगी हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी स्थानीय सरकार, जिसमें नगर निगम, नगर पालिका और पंचायतें आती हैं, इन्हें स्थानीय सरकार कहते हैं। ओके, तो ये टैक्स लगाने का अधिकार इन तीनों को है। अच्छा, अब सवाल ये कि जो भी टैक्स लगाया जाता, देखो,
टैक्स या तो किसी वस्तु पर लगाया जाएगा, गुड्स या सर्विस पर, या किसी इंसान की इनकम या किसी कंपनी के प्रॉफिट पर लगाया जाएगा। लेकिन टैक्स जो होता है ना, वो नेसेसरी होता है किसी भी सरकार के लिए, क्योंकि अगर सरकार को चलाना है तो पैसा चाहिए। पैसा कहां से आएगा? बहुत तरीके हैं, लेकिन सबसे बड़ा तरीका हमेशा टैक्स होता है। तो टैक्स एक अनिवार्य भुगतान है जिसको आप करने से मना नहीं कर सकते, याद रखना। तो अगर ये पूछे टैक्स क्या चीज है, तो याद रखना टैक्स इज ए नेसेसरी पेमेंट। भाई कोई ऐसा है कि जो कहे कि भाई हम तो नहीं देंगे? अगर कोई नहीं देगा, पकड़ा गया, सजा और जुर्माना है भाई उसे। फिर याद रखना टैक्स के बारे में पूछे क्या है ये, टैक्स एक अनिवार्य भुगतान है जो करना ही होगा आपको। अब ये डिपेंड करता है कि आप पे कितना टैक्स बनता है, लेकिन जो भी है वो आपको भुगतान अपनी सरकार को, अपनी राज्य, केंद्र या स्थानीय सरकार को करना होगा। तो टैक्स लगाया जाता है। अच्छा, जब टैक्स लगाया जाता है तो जनरली तौर पर टाइप ऑफ टैक्स की बात करें तो हमारे दो टाइप है टैक्स के। टाइप्स ऑफ टैक्स की बात करें कि कितने टाइप के टैक्स होते हैं, देखो तो हमारे पास ना दो टाइप के टैक्स होते हैं। या तो किसी टैक्स को हम डायरेक्ट कहते हैं, मैंने आपको पिछले लेक्चर में यानी बजट में भी बात की थी मैंने इस बारे में, या फिर हम इसको इनडायरेक्ट कहते हैं। याद करो आप, इसे डायरेक्ट कहते हैं या इनडायरेक्ट कहते हैं। हिंदी में कहूं तो कोई टैक्स जिसे हम या तो प्रत्यक्ष कहेंगे या फिर उसे हम अप्रत्यक्ष कहेंगे। अब सवाल आपका ये होगा कि सर क्या होते हैं ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष? बस यहीं से हमें सीखना है और यही हमारे एग्जाम का विषय भी है, क्योंकि हमसे यही करता है एग्जामिनर। चार ऑप्शन देगा, जैसे चार ऑप्शन में इनकम टैक्स देगा, जीएसटी देगा, कस्टम ड्यूटी, ऐसे चार ऑप्शन देके पूछेगा कि बताओ कौन सा इसमें डायरेक्ट है या बताओ कौन सा इसमें इनडायरेक्ट है। कैसे होगा? लेकिन इसे लिख लो पहले एक बार, फिर मैं आपको टाइम देता हूं और समझाता भी हूं उस बात को, डायरेक्ट क्या और इनडायरेक्ट क्या होता है। इसे डन करो पहले। क्लियर हो रही है बात? क्या है भाई, टैक्स अनिवार्य होता है, देना पड़ता है। तीन सरकारें होती है हमारी, वो लेती हैं, और ये डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा। बहुत आराम से देखो। चलिए मेरे भाई, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंडियन टैक्सेस के बारे में बात करें। अच्छा देखो मेरी बात समझो। देखो हमारे पास दो टैक्स होते हैं, मैं समझाता हूं। देखो एक होता है हमारे पास जो हमारी आय पर लगता है, जैसे मान लो मेरी इनकम है। अब मेरी इनकम है या किसी कंपनी की इनकम है, उसको लाभ हो रहा है कंपनी को। अब मेरी इनकम का टैक्स बताओ कौन देगा? आप दे सकते हो? नहीं दे सकते भाई। मेरी इनकम का टैक्स सिर्फ मैं ही दे सकता हूं, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरी वाइफ भी नहीं दे सकती। अगर मेरी वाइफ की इनकम है तो वो अपनी टैक्स अलग पे करेगी और मैं अपना टैक्स अलग पे करूंगा। हर एक व्यक्ति को अपना अपना टैक्स पे करना होगा, यानी वो टैक्स जो किसी और पे ट्रांसफर नहीं कर सकते। जो जिस पे लगाए गए, मुझ पर लगाए तो मुझे ही देने हैं, मैं कोई और नहीं देगा मेरी जगह। यानी जो टैक्सेस हम किसी और पे ट्रांसफर नहीं कर सकते, या जो टैक्सेस हम किसी भी इनकम या प्रॉफिट पर लगाते हो, उन्हें डायरेक्ट कहते हैं। जैसे अब इनकम टैक्स पूछो तो क्या कहोगे आप? डायरेक्ट है। लेकिन जो टैक्स हम किसी वस्तु पर लगाते हैं, गुड्स पर लगाते हैं, सर्विस पर लगाते हैं, या आप ये कह लीजिए कि जो टैक्स हम किसी पे ट्रांसफर करते हैं। समझो, अब मान लो कि आपने किसी दुकान से सामान खरीदा, सरकार ने जीएसटी लगाया है दुकानदार पर, दुकानदार उसे बिल में जोड़कर आपसे लेगा। यानी सरकार को जीएसटी दुकानदार देगा, पर दुकानदार उसका टैक्स आपसे वसूल करेगा। यानी जीएसटी का टैक्स कौन भर रहा है? ग्राहक दे रहा है एक तरीके से। अब जीएसटी ट्रांसफर हो गया यानी ग्राहक पर। जो टैक्स किसी और पर ग्राहक पर ट्रांसफर हो जाते हैं वो कैसे होते हैं? इनडायरेक्ट। और जो ट्रांसफर नहीं होते वो डायरेक्ट। इनकम टैक्स डायरेक्ट है, जीएसटी इनडायरेक्ट है, याद रखिएगा। अब सवाल यही है ना कि अगर मान लो, एक सवाल मैं पूछ रहा हूं, आप बताना मुझे आंसर करके
ठीक है, प्रिया, प्रीति, चलिए, वरुण बताए भाई। आप मेरे सवाल का जवाब करें पहले, वो ये है कि अगर मैं कहता हूं कि कौन से टैक्सेस जो कीमत को प्रभावित करते हैं, अगर मान लो ऐसे पूछ लिया जाए कि कौन कौन से टैक्स होते हैं, वो कौन सी कैटेगरी के टैक्स इन दोनों में से जिनसे हमारी कीमत को प्रभाव पड़ता है, उस पर अफेक्शन होता है या इंपैक्ट होता है, क्या लगता है भाई? ऐसा सोचो ना, जीएसटी बढ़ गया घट गया चलो सोचो, या इनकम टैक्स बढ़ गया। देखो, इनकम टैक्स बढ़ जाए या घट जाए उससे मेरे इनकम पे फर्क पड़ेगा, किसी प्रोडक्ट की कीमत पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर जीएसटी बढ़ गया तो कीमत बढ़ जाएगी, और अगर जीएसटी घट गया तो कीमत घट जाएगी। याद रखना, अगर मैं कहूं कि कौन से टैक्सेस है जो कीमत को प्रभावित करते हैं, तो कौन से होंगे? इनडायरेक्ट होंगे। डायरेक्ट नहीं करते कीमत को, इनडायरेक्ट करते हैं। और इसके लिए ना हमारे देखो देश में डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू नाम से। देखो हमारे पास क्या है कि वित्त मंत्रालय है ना, बजट में ही पढ़ते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, वित्त मंत्रालय में। तो वैसी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है वित्त मंत्रालय में। तो उसमें क्या करा है ना, उन्होंने दो विभाग बना दिए, एक है सीबीडीटी और एक है सीबीआईसी। जितने भी डायरेक्ट टैक्स है वो सब कौन लेता है? सीबीडीटी। और जितने इनडायरेक्ट है वो सब कौन लेता है? सीबीआई। फुल फॉर्म भी बताऊंगा, लेकिन ये दोनों किसके अंतर्गत है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। यानी, और ये रेवेन्यू वाला कौन से के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। यानी इन्होंने दो बोर्ड बना दिए कि एक बोर्ड डायरेक्ट टैक्स लेगा, एक इनडायरेक्ट लेगा, लेकिन आते तो दोनों इसी में है ना भाई। मैं कह रहा हूं ना, बिल्कुल आराम से लिखना, हर बात समझ में आएगी, लेकिन बस करने का प्रयास करोगे तो, वरना तो नहीं। अब देखो यहां मेरी बात समझो, अगर मैं आपसे कहूं टैक्स सिस्टम के अंदर कि देखो एक हमारे पास है डायरेक्ट टैक्स, और मैं कहूं बताओ कि डायरेक्ट क्या है, तो मैंने आपको क्या क्या समझाया, जरा समझो, जरा समझो पहले। क्या? जो टैक्स किसी पे ट्रांसफर नहीं हो सकते, जिस पर लगे उसी को देने, बात खत्म। जो टैक्स किसी आय या लाभ पर लगे, जो टैक्स कौन ले? सीबीडीटी ले। सीबीडीटी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ले। जो टैक्स कीमत को अफेक्ट नहीं करे। अच्छा, उनके नाम क्या क्या? जैसे इनकम टैक्स। अच्छा, एक बात ध्यान रखना भाई, मैं आपको ये सारे टैक्स पढ़ाऊंगा एक एक करके, जो भी जरूरी है, लेकिन अभी मैं नाम लिखवा रहा हूं। अभी ये परेशान मत होना कि सर हिंदी का है, इंग्लिश का है, अभी इसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या, अभी कुछ नहीं। अभी बस ये थोड़ा दिमाग में लेके चलो, अगर किसी की इनकम पे टैक्स है, कोई कंपनी के प्रॉफिट पे टैक्स है, किसी को गिफ्ट मिला उस पे टैक्स हो, किसी के घर का टैक्स हो, कोई बहुत अमीर है उसकी संपत्ति पे हो, किसी को लाभ मिला कोई उसका टैक्स हो, ये सारे नाम फिलहाल के लिए याद रखना किस कैटेगरी में है? डायरेक्ट। और इसी का अपोजिट कर दोगे तो हो जाएगा इनडायरेक्ट। इसे डन करिएगा। बहुत आराम से। चलिए भाई, इसे डन करिए और बताइए मुझे कि क्या बात है जो आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो इनकम है, कॉर्पोरेट है, ये सब बताऊंगा मैं एक एक करके। वैसे कॉर्पोरेट का हिंदी है निगम कर, पर बताऊंगा इसका मतलब भी बताऊंगा आपको। गिफ्ट का, हाउस का। हाउस टैक्स को इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता, क्योंकि ये तो किसी शहर के अंदर जो नगर पालिका होती है ना, वो लगाती है। अब लिख लीजिए पहले, ये किस में आता है? मैंने बताया ना, सीबीडीटी क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। वो ये टैक्स लगाने का काम करती है।
चलो मेरे भाई, बहुत अच्छे से लिखा। अब देखो, मैंने इसलिए प्रॉपर टाइम दे रहा हूं, लिखो आराम से। अब देखो इनडायरेक्ट की बात करते हैं, है ना भाई। देखो अब इनडायरेक्ट में मैंने क्या कहा, जो टैक्स हम किसी ग्राहक पर लगा दे, उपभोक्ता पे ट्रांसफर कर दे, कंज्यूमर पर लगा दे। अब क्योंकि कोई भी सामान खरीदो, जैसे कोई एक्साइज ड्यूटी लगती थी पहले, या आप कोई विदेश से सामान मंगाओ उस पर कस्टम लगती है, विदेश से सामान मंगाने पर कस्टम लगती है। तो कोई भी टैक्स लग रहा है ना, बात उसकी हो रही है जो किसी भी गुड्स पर, सर्विस यानी किसी प्रोडक्ट पर, कोई गुड सर्विस पर लग रहे हैं, वो इनडायरेक्ट होते हैं। कोई भी सामान ले लो आप कोई चिप्स का पैकेट लो, उसमें लिखे रहते हैं एमआरपी ₹5, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। और जितने भी इनडायरेक्ट होते हैं उसके लिए क्या बनाया हमने, सीबीआईसी बनाया है। और ये भी कौन से डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में है। सीबीआईसी है ये हमारा, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत, याद रखना सीबीआईसी है। अब आपसे पूछेगा सीबीआईसी की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, ये इसका नाम है पूरा। अच्छा, इनसे कीमत प्रभावित होती है, आप जानते हो बिल्कुल। अब इसके भी कुछ एग्जांपल हैं, जैसे जीएसटी, यही पढ़ना है हमें एग्जाम में। फिर भी कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, वैट, टोल टैक्स, ऑक्ट्रोई, ये सब बताऊंगा आगे चल के क्या है। एक बार यस का कमेंट भी कर दो जल्दी से कि बात समझ में आ रही है, और इसको लिख कर डन का कमेंट भी कर दो भाई, कि अप्रत्यक्ष कर जो होते हैं वो हमेशा ट्रांसफरेबल नेचर के होंगे और ये कंज्यूमर पर ट्रांसफर होंगे। इसे एक बार डन कर लीजिए। बताएं भाई, तो ये जो टैक्स होंगे, वैट वगैरह क्या है आगे एक्सप्लेन करता हूं मैं एक एक करके, लेकिन अभी हम ये बात समझ पाए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। मेन पर्पज यही था हमारा एक्सप्लेन करना। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात समझाऊं, पहले इसको डन कर लीजिए एक बार, फिर आगे बात करेंगे हम। अब मेरी बात को बड़े गहराई से समझना, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, क्योंकि हर एक चीज में क्या है ना, आपको ये बात सीखनी पड़ेगी कि हम जब भी टैक्स के बारे में बात करते हैं, कोई भी पॉइंट के बारे में, तो ये इनडायरेक्ट हो गया, है ना भाई। चलो देखिए भाई आगे क्या। अब देखो, अब मैं एक सवाल कर रहा हूं, वो सवाल आप समझना कि हमारे दुनिया में, देश में नहीं दुनिया में, 3 सिस्टम काम करते हैं। एक सिस्टम काम करता है प्रोग्रेसिव, हमारी दुनिया में एक सिस्टम है जिसे कहते हैं क्या, प्रोग्रेसिव। एक सिस्टम है रिग्रेसिव। जब तक समझ में आए लिखा मत करो, बस ये ध्यान रखना कि जी समझाओ पहले तो बात। उसके बाद है प्रोपोर्शनल। क्या कह रहे हैं भाई, अब देखो क्या है भाई, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव और प्रोपोर्शन। मैं हिंदी भी बताऊंगा, रुको जाओ सर। देखो अब कई देशों में क्या रूल है ना, जैसे मान लो किसी देश में लोगों की आय बढ़ती है, तो वहां ये रूल होता है कि जब आय ज्यादा होगी, यानी टैक्स जिस पे लगा रहे लोगों की इनकम ज्यादा होगी जिनकी, उनसे ज्यादा परसेंट टैक्स लिया जाएगा। जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है, देखो जरा ध्यान से, हमारे इंडिया में ये सिस्टम है, इंडिया में हमारे इसलिए खास तौर पे, अगर किसी की इनकम 4 लाख है तो कोई टैक्स नहीं, मतलब इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं मैं। 4 से लेकर 8 लाख के बीच इनकम है तो 5%। अच्छा, 8 से लेकर 12 लाख के बीच इनकम है तो 10%। सोचो बस, यहां से समझो कि सर 8 लाख तक इनकम है तो 5%, ज्यादा इनकम हो गई तो 10%, और ज्यादा 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30। मतलब हमारे यहां क्या है कि जो जितना अमीर होगा टैक्स का बर्डन बढ़ता जाएगा, टैक्स का रेट उसके लिए बढ़ता जाएगा। बात समझ रहे हो, टैक्स का रेट बढ़ेगा, टैक्स का बर्डन बढ़ेगा। अच्छा, अब एक बात और समझना मेरी बहुत ध्यान से, वो ये है कि जब हम ये बात कर रहे हैं ना सर रिग्रेसिव में क्या है, देखो कई ऐसे देश है दुनिया के जो कहते हैं कि नहीं, जब इनकम ज्यादा होगी तो हम टैक्स का रेट कम करेंगे। मतलब वहां ये कह दें कि नहीं, हमारे यहां उल्टा होगा, रेट कम होगा। मान लो अगर 4 से 8 लाख वालों के लिए हमने 5 लगाया, तो 8 से 12 लाख वालों के लिए 3 लगाएंगे, हम ऐसा करेंगे। ऐसा भी हो सकता है, यूएस में होता है ऐसा। अब हर चीज के अपने अच्छे होती है पॉइंट, पॉजिटिव भी होते हैं हर चीज में। अच्छा, कोई देश कहता है कुछ भी इनकम हो क्या फर्क पड़ता है, एक सेम टैक्स लगाओ ना, छोड़ो, एक कांस्टेंट टैक्स रेट लगा दो, फिक्स्ड या कांस्टेंट,
और उतना ही टैक्स लेते रहो, बात खत्म। चाहे इनकम बढ़े या घटे, उतना ही परसेंट टैक्स लगा दो। नॉर्वे ऐसा ही करता है। अब ये समझने की बात है कि क्यों इसकी बात हम कर रहे हैं सर। देखो, इंडिया का जो इनकम टैक्स है ना, इनकम टैक्स, वो डायरेक्ट भी है और प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव भी है। सवाल ये देखो, हमारे पास सवाल घुमाएगा एग्जामिनर कैसे। अगर मैं आपसे कहूं कि वो कौन सा टैक्स है जिसमें सब पर बराबर टैक्स लगता है। अब कोई इंसान 1 लाख कमाए तो भी 15%, 2 लाख कमाए तो उसका 15%, 4 लाख कमाए तो उसका 15%। किसमें होता है ऐसा? सब पे बराबर। भाई 15-15% सबको देना, बात खत्म। 85 बचेगा, 15 देना है। तो ऐसा टैक्स सिस्टम जो सब पर बराबर हो, सब पर बराबर हो, वो कैसा है? वो प्रोपोर्शनल है। ऐसा ही है ना भाई। अच्छा, जिसमें अमीर पर ज्यादा हो, जितना अमीर इंसान होगा, अमीर पर ज्यादा होता जाए टैक्स का बर्डन, कि अमीर को ज्यादा देना है। और जिसमें अमीर पर कम हो जाए, यानी गरीब पर ज्यादा हो जाए। पहले समझ लो बात को। जिसमें अमीर पर बर्डन कम हो, गरीब पे ज्यादा हो, वो रिग्रेसिव है। जिसमें अमीर पर ज्यादा हो, वो प्रोग्रेसिव है। जिसमें सब पे बराबर प्रोपोर्शनल है। तो अब बताओ कि अमेरिका ने तो अपनाया रिग्रेसिव और इंडिया ने अपनाया प्रोग्रेसिव। उसकी वजह क्या है? देखो, इंडिया में क्या है ना, या तो इंसान कोई बहुत अमीर है या बहुत गरीब है। बात समझना। अब गरीब से तो ले नहीं सकते क्योंकि वो बहुत गरीब है। तो जो लेना है वो अमीर से ही लेना है। और हमारे बीच देश में ना एक गैप है, आय का गैप है। क्यों? कोई अमीर है, कोई गरीब है। अब मुझे बताओ कैसे बराबर करोगे इसे? भाई इसे बराबर भी तो करना है ना, गैप को। अमीर है, गरीब है, तो जब अमीर पे ज्यादा टैक्स लगेंगे तो उससे डेवलपमेंट के लिए पैसा भी आएगा, गरीब पे बर्डन भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि गरीब से नहीं लेंगे, फिर अमीर से ले लेंगे, और अमीर और गरीब के बीच का गैप भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो एक्चुअल में ये सवाल आ चुका है और आता है एग्जाम में बार बार। कौन सी प्रणाली है वो जो आय में असमानता कम करती है? वो प्रणाली जो इनकम इनइक्वालिटी में भी कमी लेकर आती हो, आय की असमानता कम करने में सहायक हो, वो कौन सी है? वो प्रोग्रेसिव। इसीलिए तो भारत ने अपनाया। यानी या तो प्रोग्रेसिव या रिग्रेसिव या प्रोपोर्शनल होगी, जो भी होगी उसको याद रखना है। फिलहाल इंडिया के अंदर प्रोग्रेसिव है। इसमें अमीर पर ज्यादा, गरीब पर कम है। इससे ब्लैक मनी बढ़ने के चांस तो रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब लगता है ना, अरे इतना टैक्स सरकार ले रही है, सारा का सारा पैसा सरकार टैक्स में ले रही है हमसे, फिर हम टैक्स की चोरी करना, मतलब इलीगल तरीके से टैक्स को बचाना, इसका प्रयास करते हैं। और इलीगल तरीके से टैक्स को बचाने का जो प्रयास है ना, वो ब्लैक मनी करता है। जो अवैध तरीके से कमाया हो या जिस पे टैक्स ना दिया हो, वो ब्लैक मनी है। बताऊंगा, आगे लिखवाता हूं उसके बारे में। तो इससे प्रोग्रेसिव की वजह से अमीर इंसान फिर चोरी करने लगता है कि सारा ही टैक्स ले रहे हो हमसे। तो ये कुछ कारण, देखो अच्छे और बुरे दोनों बातें होती है। मेरी बात समझ पा रहे हो तो यस कह दो एक बार। एक बार यस कहो, लिखेंगे तो हम इसे जरूर, लेकिन पहले यस कह दो मेरे दोस्त। बढ़िया सी बात समझ में आ गई सर। अगर प्रोपोर्शनल है, रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव, और इसको बड़े प्यार से लिखना है। मैं कह रहा हूं नोट्स बनाने में कोई कमी मत करना। मैं बार बार कहता आ रहा हूं, फिर कह रहा हूं एक बार आज, टीचर का साथ सिलेबस तक और नोट्स का साथ लिख दो। अभी से किसके साथ? नोट्स आपके इतने बेहतर हो कि आपको समझ में आए। दोबारा क्लास को वक्त नहीं है सुनने का, इतना पूरी क्लास दोबारा सुनी जाएगी। नोट्स पढ़ के ही समझ में आ जाए कि हाँ सर ने ये बताया था। क्या बताया था? जहां आय बढ़े और टैक्स का रेट बढ़े या घटे तो घटे, मतलब वो साथ साथ चले, तो प्रोग्रेसिव है। उसमें अमीरों पर टैक्स बर्डन ज्यादा है, वो आय असमानता में कमी करती है। जिसमें आय बढ़े, टैक्स रेट घटे, वो रिग्रेसिव है। उसमें गरीबों पे ज्यादा है, अमीरों पे कम है। इससे ब्लैक मनी में कमी आती। लोग टैक्स छुपाते नहीं है, फिर कम देना तो दे दो, छोड़ो। अच्छा, जिसमें सब पे बराबर लगे, जहां एक जैसा रेट चले, वो प्रोपोर्शनल है। बताओ मजा आ रहा है या नहीं? यस का कमेंट कर देना, बात समझ में आ जाएगी और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। चलो भाई, इसे डन करो एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे।
चलो, तो इंडिया का जो टैक्स सिस्टम है वो कौन सा है? वो प्रोग्रेसिव है। अब मेरी बात सुनना, कुछ नए पॉइंट को भी ध्यान से देखना। इसीलिए मैंने कहा कि ब्लैक मनी एक चीज होती है। अच्छा, यहां पर ना कई बार क्या होता है एग्जाम में ना, हमारे कुछ थोड़े थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछता है। मैं आपको बताता हूं, जैसे समझना, आराम से समझना, फिर लिखना, कोई जल्दी नहीं हमें। एक वर्ड होता है टैक्स अवॉइडेंस। इसका हिंदी में मतलब है कर बचाव। पहले समझते हैं होता क्या है। देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि आप टैक्स बचाना चाहते हैं, अगर आपकी इनकम पर टैक्स लगे, या आपकी इनकम पे अभी नहीं लग रहा है, लगेगा फ्यूचर में, आपके माता पिता की इनकम पर टैक्स लगे, क्या वो नहीं चाहते हैं टैक्स बचाना? भाई देखो, एक होता है इलीगल तरीके से, वो नहीं चाहते होंगे मानता हूं मैं, लेकिन लीगल तरीके से तो हर कोई चाहता है ना। भाई मैं भी चाहता हूं, भाई मेरी इनकम पे अगर मान लो 1 लाख टैक्स बन रहा है, तो मैं चाहूंगा कि भाई 40,000 बन जाए, 50,000 बन जाए, कुछ तो बचे। देखो, एक तरीका ये होता है इनकम को जब हम टैक्स को बचाने का प्रयास करते हैं, और वो भी लीगल तरीके से, लीगल मेथड टू सेव टैक्स, यानी टैक्स बचाने का, कर बचाने का, बस ध्यान रखना लीगल तरीका हो, अगर बचाने का वैध तरीका, कानूनी तरीका। कहेंगे कैसा कानूनी तरीका हो सकता है? देखो, वैध तरीका यह है हमारा कि हमारे पास ना सरकार कुछ चीजें बताती है, जैसे कि आप अगर जीवन बीमा कराओगे तो टैक्स बचेगा, कोई अपना हेल्थ बीमारी का बीमा कराएगा, हेल्थ का टैक्स बचेगा, कोई अगर पीपीएफ अकाउंट खुलता है बैंक में, पीपीएफ खाता वो करवाएगा तो टैक्स बचेगा, कोई म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएगा तो टैक्स बचेगा। अब ये तो सरकार नहीं बताया ना टैक्स बचेगा, ये तो अगर इसका करा तो लीगल है ये काम, तो सरकार ने बताया, हमने उसको फॉलो किया। तो अगर हम इसे कहते हैं ना, तो लीगल का मतलब ये है कि जब हम प्रोविजन करते हैं, यूज करते हैं प्रोविजन ऑफ डिडक्शन, क्योंकि हमारे कानून में डिडक्शंस यानी कि छूट का, कटौती का प्रावधान है, छूट या कटौती का प्रावधान है। तो ये जो प्रावधान है कटौती का, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, क्या क्या उदाहरण दिया मैंने आपको? जीवन बीमा कराया किसी ने लाइफ इंश्योरेंस कराया, या किसी ने हेल्थ इंश्योरेंस कराया, मान लो ऐसा होता है ना भाई, हेल्थ का बीमा होता है ना, कि बीमार पड़ गया, इलाज करेगी सर, मतलब जो हॉस्पिटल, उसका बिल नहीं भरना पड़ेगा। किसी ने बैंक में पीपीएफ खाता खुलवाया, ये 15 साल तक चलता है, इसमें पैसा रखो तो टैक्स बचेगा। किसी ने म्यूचुअल फंड में लगाया, या और भी ऑप्शन है, ये तो मैंने 4 बता दी आपको, और भी तरीके हैं इसके अलावा। अब ऐसे करके कोई बचाए तो वो अवॉइडेंस में आता है, ठीक है। चलो, अच्छा, अगर कोई टैक्स इलीगल तरीके से बचाए, अगर कोई इलीगल तरीके से बचाए तो वो इवेजन में आता है, उसे कर अपवंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? कर अपवंचन कहते हैं, कर चोरी भी कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है? सीधा सीधा मतलब आ गया, चोरी तो गैर कानूनी है। अगर आप इलीगल तरीके से सेव करते हो, इलीगल मेथड टू सेव टैक्स, आप कर बचाना चाह रहे हो लेकिन गलत तरीके से बचा रहे हो, कर बचाने का अवैध तरीका, इलीगल तरीका। अब जब हम अवैध तरीका फॉलो कर रहे हैं, इलीगल तरीका फॉलो कर रहे हैं, अब इलीगल कैसे हुआ? जैसे मान लो आपने इनकम कमाई लेकिन वो छुपा ली, जैसे मैंने किसी इंसान ने कमाए 10 लाख रुपए, सरकार को बताया ही नहीं, या बताया तो 1-2 लाख बता दिए, बाकी नहीं बताया। अब वो जो नहीं बताया वो तो इलीगल मान लिए जाएंगे ना। अगर आप इनकम को नहीं बताते, छुपा लेते हो, अधूरा बताते हो, तो जो इनकम आपने छुपा ली, आय को छुपाना या को दर्शाया नहीं, बताया नहीं,
तो जब आप आय को नहीं दर्शाते तो वो इनकम क्या हो जाती है? तो याद रखो मेरे दोस्त, वो इनकम आपकी जो ब्लैक मनी बन जाती है, जिस इनकम पे आपने टैक्स नहीं दिया, वो ब्लैक मनी, वो काला धन जो है आपका, वो इवेजन में है। वो ऐसा है जैसे कि आपने चोरी कर लिया, क्योंकि आपने टैक्स नहीं दिया उसको, या उसने आपने इलीगल तरीके से कमाया था उसे। तो ये इवेजन में होता है। एक अवॉइडेंस और एक इवेजन है। अच्छा, कई बार आप देखोगे ना, सरकार क्या करती है, टैक्स तो लेती है भाई हमसे। जैसे मान लो अगर कोई इंसान की इनकम 10 लाख है, मान लो, अब 10 लाख पे सरकार टैक्स लेगी। मैं मोटा मोटा हिसाब लगा के बता रहा हूं, मोटा मोटा। अभी तो वैसे 12 लाख तक एक रूल के हिसाब से आगे समझाऊंगा, 0 कर दिया है वैसे। या मान लो किसी के 18 लाख है, ऐसे कर लो। चलो, आपने कहा जी पहले 4 लाख फ्री है, फिर 5% है 4 लाख का, यानी 20,000। फिर अगले 4 लाख का, फिर 40,000। फिर अगले 4 लाख का 15, 60,000। 60, 40 और 20, 60, 20, 80 और 40, 1, 20। और अगले जो 2 बचे उसका 20% है अब की बार। ठीक है, तो 2 का 20, 40 हो गया। यानी एक और एक 40, कुछ ऐसा मान लो 1.5 लाख के आसपास। तो एक राउंड फिगर मान रहा हूं, 1.5 लाख, लगभग 18 लाख पे 1.5 लाख तक टैक्स। लेकिन सरकार कहेगी नहीं जी, हम 1.5 लाख नहीं लेंगे, और लेंगे। अभी तो इस 1.5 लाख के ऊपर 4% पैसा और लेगी सरकार। इस 1.5 लाख का मैंने एक राउंड फिगर ले लिया, आप एज्यूम करके, अभी एक्सप्लेन बाद में करता हूं इसे अगली क्लास में। तो 1.5 लाख का 4% कहेगी हेल्थ और एजुकेशन का भी दो। तो कई बार सरकार क्या करती है ना, एक्स्ट्रा पैसा लेती है। मैं आपको आगे लिखवाऊंगा अभी इस बात को। उसे कहते हैं सेस, उसे कहते हैं उपकर। जब सरकार कोई एडिशनल टैक्स लेती है कोई स्पेसिफिक उद्देश्य के लिए, एडिशनल टैक्स यानी टैक्स पर टैक्स लेती है फॉर स्पेसिफिक पर्पस, कोई उद्देश्य बताती है कि हम ये इसलिए ले रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी। तो आपने कहा जी स्पेसिफिक पर्पस, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए अतिरिक्त कर लेती है। अगर विशिष्ट उद्देश्य के लिए अतिरिक्त कर, यानी टैक्स तो ले ही रहे, उसके और टैक्स लेंगे ऊपर से एक्स्ट्रा में। जैसे मैं बताऊं, अभी हमने क्या करा, अभी हमारी सरकार 4% हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए अलग से लेती है। अब जब वो अलग से लेगी तो उसके आगे क्या लिखूंगा, हेल्थ एंड एजुकेशन। जब इनकम टैक्स लगता है ना, उसमें 4% ये भी लगता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बोलते हैं उसे, 4% का। इसी तरह एक लगता था हमारा स्वच्छ भारत, अब तो बंद कर दिया सरकार ने। अब मैं कहूं स्वच्छ भारत के लिए सरकार हमसे टैक्स लेती थी, अब वो क्योंकि टैक्स अलग से लेती थी, उसे क्या कहेंगे, अगर कोई नॉर्मल टैक्स है तो ठीक है टैक्स बोलेंगे, अगर कोई टैक्स है और उसके अंदर एक और लगा दे फिर वो सेस बोलेंगे, एक्स्ट्रा वाला, अतिरिक्त वाला, तो उसे सेस बोलते हैं। याद आ रहा है बात? सेस क्या होता है, अवॉइडेंस क्या होता है, इवेजन क्या होता है। अवॉइडेंस करिए कोई दिक्कत नहीं, इवेजन नहीं करना है, ठीक है। अवॉइडेंस करेंगे लेकिन इवेजन नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं। तो अब हम एक एक करके सारे टैक्स पढ़ेंगे, जो जो टैक्स हमारे हैं एग्जाम के लिए, कुछ आज कुछ अगली क्लास में। ठीक है भाई, चलो। सबसे पहले तो इनकम टैक्स ही है सर हमारा। मेरे भाई याद रखो बात को, पहले सुनो। हमारे देश में ना जो इनकम टैक्स लगता है, क्या वो सब पर लगता है? सब पर नहीं लगता। जिसकी इनकम ज्यादा होती है उस पर लगता है, और एक लिमिट तक ये कहा है सरकार ने, अगर इतनी इनकम है तो उस पर नहीं लगता है। ज्यादा आय वालों पर लगता है, कम वालों पर नहीं लगता है। और इसके लिए जो एक्ट हमारा है, जो कानून हमारे पास है ना, वो 1961 में आया था। और हमारी 1 साल की जो इनकम है, हर किसी की 1 साल की इनकम को देखा जाएगा, और ये हमें ही बताना पड़ता है सरकार को एक्चुअली। अब बहुत कम लोगों की सैलरी अकाउंट में आती है, सरकार को कहां पता चल रहा है। आप ही ईमानदारी से बता सकते हो सरकार को कि जी हमने इतना कमाया है, हमें किराए से इतना मिला था, हमारा एक छोटा बिजनेस उससे इतना मिला, हमारी सैलरी इतनी आई थी, हमारा ब्याज इतना आया, हमने किसी इनाम में इतने जीते थे। सारा कुछ आप ही बताओगे सरकार को। सरकार तो कुछ लोगों को जानती है, बड़े बड़े लोगों का, वो भी रेड करती है ना जो सरकार, तो जाके पता चलता है सरकार को, अच्छा इतना पैसा इनके पास है,
वैसे क्या पता सरकार को, बोलो हाँ या ना। तो अब यहां पर एक बात याद रखना, हमें इनकम टैक्स देना है अपनी कितनी इनकम पर, अपनी 1 वर्ष की इनकम पर। और 1 वर्ष मतलब कौन सा, कब से कब तक का होता है वर्ष, बताओ। तो वर्ष होता है अप्रैल से लेकर मार्च तक का, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का। जो इनकम हमने इस 12 महीने 1 साल में कमाई, हमें उसका टैक्स भरना है। अगर वो इनकम ज्यादा है तो कितनी ज्यादा है जरा समझना, मैं आपको जो कह रहा हूं वो समझना। ये लिख लिया होगा साथ में आपने। अब आप देखिए मेरी बात ध्यान से सुनना। पहली बात मैं क्या कह रहा हूं आपसे, इनकम टैक्स आयकर एक व्यक्ति की वार्षिक आय पर, 1 साल की आय पर लगेगा। 1 साल का मतलब, अब मैं यहां लिख देता हूं, 1 साल का मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च की आय पर, क्योंकि ये हमारा वर्ष होता है। ओके, बोलो हाँ, चलिए क्या, इसमें सारी इनकम ली जाएगी, सारी इनकम, बस कृषि की आय नहीं लेते, कृषि आय पर राज्य सरकार लगाती है। मेरी बात ध्यान रखना। आप कहोगे सर क्यों, क्यों एग्रीकल्चर नहीं ले रहे आप, क्योंकि हमारे देश का रूल है एग्रीकल्चर पर जो इनकम टैक्स है, अंडर स्टेट गवर्नमेंट, वो स्टेट का होता, वो राज्य की सरकार का होता, वो केंद्र का नहीं होता। कृषि आयकर जो है वो राज्य सरकार के अधीन होता है, इसलिए वो ले सकते हैं, पर हम केंद्र की बात करें तो उसमें हम नहीं लेते। कृषि आयकर राज्य सरकार के अधीन होता है। ठीक है, तो ठीक है, हमने कहा ठीक है। हमारे देश में इनकम टैक्स लगना शुरू हुआ था 1860 में, पहली बार, पहली बार, जब इनको जेम्स विल्सन कहते हैं, जिन्होंने पहली बार 1860 में, सोच लो कब से लग रहा है इनकम टैक्स, 1860 में इनकम टैक्स की शुरुआत की थी जेम्स विल्सन ने। बजट भी सबसे पहले यही लाए थे, याद है ना। हाँ। और इनकम टैक्स का जो कानून है वो 1961 का कानून है, उसी के तहत सारी बात होती है। हर साल हम उसी की बात करेंगे कि इस कानून के हिसाब से टैक्स लगना है। और हमारा टैक्स कैसा है, डायरेक्ट भी है, तो ये क्या क्या याद रखना है, फादर कौन कहलाएगा, जेम्स विल्सन। सारी इनकम पर लगेगा 1 साल की, लेकिन किस पे नहीं लगेगा, एग्रीकल्चर, उस पे कौन लगाएगा, राज्य सरकार। अब यहां से आपको बात क्लियर करनी है। ठीक है भाई, अब यहां से आपको बात शुरू करनी है। सर अभी जो नया वाला नियम है वो क्या कहता है, देखो अभी बजट आया ना हमारा 2025 का, आया है ना भाई, 1 फरवरी को, हर साल फरवरी की पहली को ही आता है, फर्स्ट वर्किंग डे को ही आता है ना। मैं आपको लिखवाऊं, पहले इसे समझ लो। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 वाला जो है वो अभी भी चल रहा, वही पास हुआ था। उसी में थोड़ा थोड़ा हर साल बदलते रहते हैं, नया अपडेट करते रहते हैं, हर साल कोई अलग से नहीं आता उसके लिए, वही चलता रहता है। अब देखो क्या है सर, उसमें ये रूल आया है हमारा, मैं लिखवा रहा हूं। तो जो टैक्स लगेगा वो कैसा लगेगा, कितना लगेगा, देखो ध्यान से सुनो। वो ये है 2025 के बजट में आई है जो, वो बता रहा हूं मैं आपको, नई वाली, नया वाला क्या है रूल, देखो। अगर किसी की इनकम 4 लाख तक है, 1 साल की इनकम 4 लाख तक, तो कोई टैक्स नहीं है। 4 लाख तक वाले को कुछ नहीं करना, आराम से घर बैठे। अगर किसी की 4 लाख से 8 लाख के बीच में है तो उस पर 5% है। अगर किसी की 8 से लेकर 12 के बीच में है तो उस पर 10% है। अगर किसी की 12 से लेकर 16 के बीच में है तो उस पर 15% है। अगर किसी की 16 से लेकर 20 लाख के बीच में है तो उस पर 20% है। अगर किसी की 20 से लेकर 24 लाख के बीच में है
तो उस पे 25% है। और अगर किसी की 24 लाख से ऊपर है तो उस पर 30% है। और इन सबके अलावा जो टैक्स दोगे उसमें 4% क्या दोगे? हेल्थ और एजुकेशन का दोगे। इसके अलावा क्या दोगे? 4%। जो भी टैक्स बनेगा उसका 4% हेल्थ और एजुकेशन का सेस दोगे। स्वास्थ्य व शिक्षा का उपकर दोगे, अलग से कर दोगे। बोलो हाँ या ना, बोलो। अब आपसे एक मैं सवाल, देखो आपको मन में भी आ रहा होगा, मुझे पता है, मेरे मन में भी आ रहा, आपसे पूछ लूं। अब जैसे कई बार ये सोचते हैं ना, हमारे मान लो किसी की इनकम है 15 लाख, तो आप कहोगे जी 15 कहां आया? 15 आया 12 से 16 के बीच में, 15% वाले में। तो 15 का सीधा 15% लगा दें क्या? नहीं, ऐसा नहीं करना। ये बनेगा 4 तक सबके लिए माफ। ठीक है, 15 हो तो क्या करोगे? 4 तक माफ, फिर 4 से 8, 8 से 12, 12 से 15 तक। अगर आप 15 का 15% निकालो तो कितना बनेगा? 15 15 225, 2,25,000 बनेगा आपके हिसाब से। 15 15 225 होगा ना, तो आपके हिसाब से 2,25,000 बनेगा। मैं कितना निकालूंगा? 4 लाख तक छोड़ दो। फिर 4 से 8 लाख कितने होते हैं? 4 से 8 लाख 4 लाख होते हैं, और उसका 5% 20,000। फिर 8 से 12 लाख कितने होते? 4 लाख ही होते हैं, उसका 10% 40,000, 60 हो गए। फिर 12 से 15 3 लाख, 12 से 15 तक ही है ना, बस 3 लाख। 3 लाख का 15%, 15 45,000। तो 60 और 45 1,5। आपने निकाला था 2,25 डायरेक्ट करके, मैंने निकाला 1,5। फर्क समझ रहे हो कितना हो गया? ये इस तरीके से लिस्ट आएगी, याद रखना कि जितनी भी आपकी इनकम हो, मान लो किसी की 25 लाख है, तो ऐसे लिखेंगे पहले 4 फ्री, फिर 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24, और आखिरी वाले में 24 से 25। जहां तक है वहां तक, 24 से फिर वहां तक। अब हर किसी के बीच में कितनी इनकम आई और उसका उतना % लगेगा, इस तरीके से। अब एक नई बात यह चल रही है कि 12 लाख तक जीरो है। मैं बस यही सिखाना चाह रहा हूं आपको कि सर 12 लाख तक जीरो है, हमने तो यह सुना है, लेकिन अब मैं आपको जो कह रहा हूं वो 4 लाख तक जीरो कह रहा हूं। आपने सुना 12 लाख तक जीरो, कैसे सुनो? देखो यहां एक रूल है, बहुत अच्छे से सुना। देखो 4 लाख तक सबके लिए फ्री है, उसके ऊपर टैक्स है। यदि किसी व्यक्ति की आय, मैं जो कह रहा हूं उसको सुनना, यदि किसी व्यक्ति की आय 12 लाख तक, एक साल की 12 लाख तक है, तो टैक्स बनेगा उसका। तो लेकिन उसका टैक्स माफ कर देगी सरकार। टैक्स बनेगा उसका संपूर्ण टैक्स माफ हो जाएगा। अब ये नहीं कि बनेगा नहीं, टैक्स तो बनेगा, लेकिन उसका पूरा टैक्स माफ हो जाएगा, फुल टैक्स। अगर किसी की इनकम 12 लाख तक है तो उसका फुल टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अब आप कहोगे सर अगर 12 लाख में 1 रुपया ऊपर कर दूं, तो किसी की इनकम 12 लाख 1,000 रुपए हो तो उसको सारा भरना पड़ेगा। सोचो किसी की इनकम 12 लाख है तो कुछ नहीं, और अगर 12 लाख में 1 रुपया और हो, 1 रुपया, तो उसको 60,000 भरना पड़ेगा। 1 रुपया ज्यादा कमाएगा 60,000 टैक्स भरना पड़ेगा। ऐसा इंडिया का रूल है। यानी इंडिया ने ऐसा बनाया है ना कि 12 लाख तक जो बनेगा तो 60,000 रुपए 12 लाख तक, पर वो माफ कर देंगे। यही खेल सरकार ने करा है, लेकिन इसका फायदा सिर्फ उनको जिनकी 12 लाख तक है। जिनकी 12 लाख में 1 रुपये भी ऊपर है ना, उसे कोई माफी नहीं है। फिर दिल्ली में बिजली का बिल आता है, दिल्ली में बिजली का बिल देखो कैसे आता है, मैं समझाऊंगा आपको। किसी की 400 यूनिट यूज हुई, 400 यूनिट महीने की, 300 हुई, 400 हुई, 350, उसका बिल कितना आता है? लगभग 700-800 रुपए, 1,000 रुपए। किसी की 401 हो जाए, 401, तो उसका बिल आता है 3,000 रुपए, 3,500 रुपए। आप कहेंगे सर 400 का आता है 1,000, 401 हो जाए तो आता है 3,000। क्या 1 यूनिट का 2,000 रुपए बढ़ता है? नहीं। फिर क्या होता है, जो माफी मिल रही होती है वो सारी खत्म। 400 यूनिट का इस्तेमाल करोगे तो कुछ टैक्स माफ होगा, कुछ बिल माफ होगा। 401 करोगे कुछ भी माफ नहीं होगा, फिर सारा भरना पड़ेगा। यही सरकार ने किया है ना भाई, यही तो काम किया सरकार ने कि 12 लाख तक है
तो जो बनेगा माफ है, लेकिन 12 लाख में 1 रुपया ऊपर हो जाए तो फिर वो 4 लाख तक का तो माफ है ही, वो तो सबका, उसके अलावा बाकी सब भरना पड़ेगा, फिर वो माफ नहीं है। तो ये होता है हमारे पास क्या, ये होता है हमारा इनकम टैक्स। तो जो इंसान हमारा इनकम कमाता है वो इंसान इनकम टैक्स देता है, और उस इंसान को हम बोलते हैं एसएससी। देखो, इंसान में भी, इंसान आप भी हो, पर मैं एसएससी हूं और आप नहीं हो। एसएससी क्या होता है? एसएससी एग्जाम वाला नहीं, एसएससी। एसएससी क्या है? तो एसएससी वो इंसान है, एसएससी, ये वाला एसएससी यही है, इसे हम करदाता बोलते हैं। वह व्यक्ति जिसकी आय कर योग्य हो, यानी इतनी इनकम हो कि वो टैक्स में आती हो। ए पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स, टू पे टैक्स। तो कोई व्यक्ति जो टैक्स पे करने के लायबल हो, जिसकी इनकम इतनी है कि टैक्स बनता हो, उस इंसान को हम एसएससी कहते हैं। बात आ रही है समझ में? अब बाकी के जो टैक्सेस है ना वो छोटे छोटे हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा टैक्स कौन सा होगा? जीएसटी। क्योंकि आपको पता है जीएसटी से ही भर भर के सवाल आते हैं। तो हम दूसरा टैक्स एक और देखते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है ना, देखो एक बात समझो, अगर कोई कंपनी है और उसके प्रॉफिट पे टैक्स लगाए तो याद रखना उसे कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स या कंपनी इनकम टैक्स। इसे कॉर्पोरेट टैक्स भी बोलते हैं, कंपनी इनकम टैक्स भी बोलते हैं। इसे हम निगम कर या कंपनी आयकर बोलते हैं। क्या होता है ये? देखो, अगर कोई कंपनी है और वो एक साल में जितना प्रॉफिट कमाती है, कंपनी के वार्षिक, यानी एक साल के वार्षिक शुद्ध लाभ पर कंपनी के एक साल के लाभ पर अगर वो प्रॉफिट में है तो कंपनी किस पे लगता है? ये ऑन एनुअल प्रॉफिट ऑफ कंपनी। अगर कोई कंपनी का एनुअल प्रॉफिट होगा तो उस पर लगता है, चाहे कंपनी इंडियन हो या विदेशी हो। अगर कोई विदेशी भी इंडिया में होगी, इंडिया में काम करती होगी, तो उसको भी देना है। हमारे पास है ना बहुत सारी विदेशी बैंक है, विदेशी कंपनियां हैं, बहुत सारी विदेशी गाड़ियां बेच रहे हैं, इंडिया में बेच रहे हैं, तो कमा रहे हैं इंडिया से, तो टैक्स इंडिया को दो, सरकार को। याद रखना, ऑन इंडियन एंड फॉरेन कंपनीज, चाहे इंडियन कंपनीज हो या विदेशी कंपनी हो इंडिया के अंदर। जो भी कंपनियां हो भारत में, घरेलू व विदेशी कंपनियों पर, चाहे वो घरेलू हो या विदेशी हो, उन पर लगता है। तो इसे कॉर्पोरेट टैक्स या कंपनी इनकम टैक्स, ये भी इनकम टैक्स में ही आता है, बस ये कंपनी के लिए होता है, बाकी सारे व्यक्तियों के लिए होते हैं। ठीक है? अच्छा, गिफ्ट का मामला ऐसा है, देखो गिफ्ट पे कोई अलग से टैक्स नहीं लगता है वैसे, लेकिन अब क्या रूल बना दिया है, देखो गिफ्ट पे पहले अलग से लगता था, लेकिन अब जो ये रूल है वो ये है कि गिफ्ट जो है ना, आपको देखो गिफ्ट मिलता है किसी को, और अगर वो गिफ्ट 50,000 के ऊपर का हो तो उसको आय माना जाता है। यदि गिफ्ट गैर रिश्तेदार ने दिया हो, गैर रिश्तेदार ने दिया हो, वह उसका मूल्य
50,000 रुपए से अधिक हो, देखो कितनी सिंपल लैंग्वेज में लिखवा रहा हूं, आपको ऐसे पढ़ने से याद हो जाए कि 50,000 रुपए से अधिक हो। अरे बोलो भाई, तो उस आय माना जाएगा। अब आय मानेंगे तो आय पे टैक्स लगता है भाई। अगर कोई भी रिश्तेदार के अलावा इंसान है और वो आपको गिफ्ट दे रहा है वही 50,000 के ऊपर का, तो फिर वो आय माना जाएगा, वो गिफ्ट नहीं है, फिर वो इनकम है आपकी। तो उस पर फिर इनकम के हिसाब से टैक्स लगेगा। इफ गिफ्ट गिवन बाई नॉन रिलेटिव एंड वैल्यू ऑफ गिफ्ट मोर देन 50,000, ये ध्यान रखना 50,000 के ऊपर हो, मोर देन 50,000, इट इज कंसीडर एज इनकम। तब उसे क्या मानेंगे? इनकम मानेंगे। और जब उसे इनकम मानेंगे तो फिर इनकम टैक्स के हिसाब से टैक्स भी देना पड़ेगा उसे। इसी को हम गिफ्ट टैक्स बोलते हैं, गिफ्ट पर टैक्स बोलते हैं। ठीक है भाई, ये कुछ बातें थी आज के लिए, बाकी मैं बताता हूं अगले क्लास में, जीएसटी को लेकर आता हूं आपके पास, फिर उस पर बात करते हैं। होपफुली समझ में आ रही है भाई सभी को बात। मिलते हैं अगले लेक्चर में और कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं आपसे, जीएसटी पढ़ाते हैं आपको, ताकि टैक्स